एक अकेला साइको डेंटिस्ट डॉक्टर जिसे प्यार भी हुआ तो एक शादीशुदा औरत से, जिसका हस्बैंड उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया करता था। अपने प्यार को पाने के लिए डॉक्टर ने उसके हस्बैंड को ही मार दिया, पर अब उसे पता चलता है कि उस लड़की का तो पहले से किसी और के साथ अफेयर है और उसने फ्रेडी का यूज करके अपने हस्बैंड को मरवा दिया है। अब डॉक्टर फ्रेडी क्या करेगा जानते हैं इस वीडियो में, पर पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो कहानी की शुरुआत में हम एक फ्रेडी नाम के डॉक्टर को देखते हैं जिसकी उम्र 30 साल की हो गई है, लेकिन अब तक उसकी शादी नहीं हुई है। उसका एक ही दोस्त है, एक कछुआ। उसका नाम उसने हार्डी रखा था। देखने में फ्रेडी एक हैंडसम और गुड लुकिंग बंदा था। उसने शादी.com पर अपना एक प्रोफाइल भी डाल रखा था। प्रोफाइल को डाले पूरे 5 साल हो चुके थे, लेकिन अब तक फ्रेडी को ऐसी लड़की नहीं मिली थी जैसी कि वो चाह रहा था। दरअसल फ्रेडी जैसे ही किसी लड़की से बात करना चाहता है वो नर्वस हो जाता है और लड़कियां उसे इस कंडीशन में देखकर रिजेक्ट करके चली जाती हैं। फ्रेडी मीटिंग के लिए उन लड़कियों को एक कैफे के अंदर बुलाता है जहां पर वो पिछले 3 सालों से जा रहा है। अब तो कैफे के स्टाफ भी उसे जानने लगे थे और जब भी कोई लड़की फ्रेडी से इम्प्रेस नहीं हो पाती और वो उसे रिजेक्ट करके जाती तो ये देखकर वो स्टाफ भी उसका मजाक उड़ाया करते थे। हाल ही में फ्रेडी की फिर से एक लड़की से मुलाकात होती है जो उसकी प्रोफाइल देखकर उससे मिलने आई थी, लेकिन वो भी उसे नापसंद करके चली जाती है। अगले दिन फ्रेडी की आंटी उससे पूछती है कि तुम्हारी डेट कैसी रही। वो कहता है कि पता नहीं, दरअसल फ्रेडी के पेरेंट्स बचपन में ही मर चुके थे और फ्रेडी को उसकी आंटी ने ही पाला था, लेकिन अब वो भी बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए वो चाहती थी कि फ्रेडी का घर बस जाए। अगले दिन उसकी आंटी उसे एक शादी में लेकर जाती है और उससे कहती है कि तुम शादी कब करोगे। फ्रेडी कहता है कि जब कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी तब उसकी आंटी सामने से आती हुई एक लड़की की तरफ इशारा करती है और कहती है कि ये लड़की तो सिर्फ तुम्हें ही देख रही है। उसकी आंटी उसे जबरदस्ती उस लड़की से बात करने के लिए भेज देती है। फ्रेडी उस लड़की के पास जाकर कहता है कि आप मुझे क्यों देख रही थी। वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हें नहीं देख रही थी। तभी वहाँ उस लड़की का हस्बैंड आ जाता है। वो उस लड़की को बुरा भला कहते हुए वहाँ से लेकर जाता है। फ्रेडी उसके हस्बैंड को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बदले में वो उसे एक चांटा मार देता है, जिसकी वजह से फ्रेडी जमीन पर गिर जाता है। रात को सपने में फ्रेडी को वही लड़की दिखाई देती है। दरअसल फ्रेडी को वो लड़की अच्छी लग गई थी और अगले दिन क्लिनिक में वही लड़की आती है। उसे देखकर फ्रेडी को ऐसा लगता है कि शायद वो कोई सपना देख रहा है, लेकिन जब वो हेलो कहती है तो फ्रेडी को रियलाइज होता है कि ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। वो लड़की उसे बताती है कि उसकी फ्रेंड ने उसे यहाँ पर भेजा है, उसकी दांतों में कोई प्रॉब्लम है। फ्रेडी उसके दांत का इलाज करता है। वो लड़की अपना नाम कायनाज बताती है। फ्रेडी उसका एड्रेस उसके डेंटल रिकॉर्ड से निकाल लेता है। अगले दिन जब कायनास वापस घर जाती है तो फ्रेडी उसका पीछा करता है। फ्रेडी अपनी कार के अंदर से उसके घर के अंदर देखता है। वो उसकी खिड़की पर देखता है कि उसका हस्बैंड उसके साथ मारपीट कर रहा है। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। उसका दिल करता है कि वो उसके घर में जाकर उसके हस्बैंड को पीट के रख दे, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। रात को सोते वक्त फ्रेडी को एक सपना आता है जिसमें वो अपने बचपन को देखता है, जिसमें उसके पेरेंट्स के दरमियान हर वक्त लड़ाई होती रहती थी और एक दिन उसकी पिता ने उसकी माँ को मारकर खुद भी सुसाइड कर लिया था। इसका फ्रेडी के दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा था। इसी वजह से वो अकेले रहने लगा था और उसका कोई भी फ्रेंड नहीं था। अगले दिन फ्रेडी अपनी क्लिनिक पर कायनास का इंतजार करता है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं आती। तब फ्रेडी उसे फोन करके ना आने की वजह पूछता है। वो बताती है कि उसके हस्बैंड ने उसे घर से बाहर निकलने से मना कर दिया है। फ्रेडी कहता है कि वो उसके घर के पास आ रहा है। कायनास भी घर से बाहर आकर उससे मिलती है। फ्रेडी उसके चेहरे पर चोट के निशान को देखकर सब कुछ समझ जाता है। फिर भी फ्रेडी उससे चोट की वजह को पूछता है, जिस पर कायनास बताती है कि ये चोट उसके हस्बैंड ने दी है। वो अक्सर उसे इसी तरह मारता पीटता रहता है। फ्रेडी जो पहले से काफी ज्यादा बदल चुका था, वो अब बन-ठन के रहता था, क्योंकि अब उसे कायनास से प्यार जो हो गया था। वो अक्सर कायनास के घर के बाहर जाकर खड़ा हो जाया करता था, बस सिर्फ उसकी एक झलक देखने के लिए। फ्रेडी की आंटी जब उससे शादी के लिए पूछती है तो वो कहता है कि उसे एक लड़की पसंद आ गई है और जल्द ही वो उससे शादी करेगा। दोनों अक्सर अब मिलने लगे थे। दोनों अब एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। एक दिन फिर से कायनास के हस्बैंड ने उसे मारा था। उसकी चोट देखकर फ्रेडी पूछता है कि आखिर उसका हस्बैंड करता क्या है। कायनास बताती है कि उसके हस्बैंड का एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। फ्रेडी कहता है कि वो उसके हस्बैंड को मार देगा। कायनास उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन फ्रेडी के समझाने पर आखिरकार कायनास भी मान जाती है। फ्रेडी कहता है कि अब कुछ दिनों तक हमारी कोई बात नहीं होगी। फ्रेडी अब कायनास के हस्बैंड का पीछा करता है। वो अक्सर रात को खाना खाने के बाद बाहर टहलने के लिए निकलता था और एक दिन जब वो टहलने निकलता है तो फ्रेडी अपने प्लान के अकॉर्डिंग उसे अपनी कार से हिट कर देता है।
लेकिन वो फिर भी जिंदा बच जाता है, इसलिए अब वो अपनी कार से उसे कुचल देता है। इस तरह कायनास के हस्बैंड की मौत हो जाती है। फ्रेडी कुछ दिनों के लिए अपनी मम्मी के फार्म हाउस पर चला जाता है और एक हफ्ता फ्रेडी वहीं पर रहता है। वो वहाँ बहुत इंजॉय करता है क्योंकि उसके रास्ते का कांटा जो दूर हो गया था। एक हफ्ते के बाद जब वो वापस आता है तो वो कायनास के दरवाजे की घंटी बजाता है। दरवाजा एक लड़का खोलता है। दरअसल ये कायनास का बॉयफ्रेंड था। वो कायनास को बेबी कहकर बुलाता है। ये देखकर तो फ्रेडी का दिमाग ही घूम जाता है। वो कायनास से पूछता है कि ये कौन है। कायनास कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मेरा इसके साथ शादी से पहले से अफेयर चल रहा है और हमने तुम्हारा इस्तेमाल सिर्फ अपने हस्बैंड को मारने के लिए किया है। फ्रेडी कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। वो लड़का फ्रेडी को मारने लगता है। उनके पास वो सारे एविडेंस थे जिससे कि साबित हो जाता कि फ्रेडी ने कायनास को हासिल करने के लिए उसके हस्बैंड को मारा। लेकिन वो ये सब सबूत पुलिस को नहीं देने वाले थे। वो दोनों उसे वार्निंग देके छोड़ देते हैं। अब प्यार में इतना बड़ा धोखा मिलने पर फ्रेडी रोने लगता है। वो अपने घर में जमीन पर लेटकर रोने लगता है। उसका दिल बहुत दुखी था। कायनास के हस्बैंड के मरते ही रेस्टोरेंट उसके नाम हो जाता है और अगले दिन फ्रेडी कायनास के रेस्टोरेंट में जाता है और आइसक्रीम का ऑर्डर करता है। कायनास और उसका बॉयफ्रेंड उसे देखते हैं। वो दोनों फ्रेडी के पास आकर पूछते हैं कि वो यहाँ क्यों आया है। फ्रेडी कहता है कि कायनास उससे बस एक बार सॉरी कह दे, फिर वो दोबारा यहाँ कभी नहीं आएगा। उसका बॉयफ्रेंड उसे मारता है और धमकी देता है कि अगर वो दोबारा यहाँ आया तो वो लोग उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। उसके बाद फ्रेडी वहाँ से चला जाता है। लेकिन अब फ्रेडी बदला लेना चाहता है, इसलिए अब वो प्लानिंग करने लगता है। फ्रेडी कायनास की मेडिकल हिस्ट्री को देखता है जिसमें लिखा था कि उसे एलर्जी की प्रॉब्लम है। फ्रेडी उसके घर जाता है। जब वो लोग बाहर जाते हैं तो फ्रेडी उसके घर की एक डुप्लीकेट चाबी बनवा लेता है जिसकी मदद से वो घर के अंदर घुस जाता है। सबसे पहले फ्रेडी फ्रिज में रखे हुए खाने में नशीली दवाओं को मिला देता है। उसके बाद फ्रेडी बाथरूम में जाकर कायनास के बॉडी लोशन में एक केमिकल मिला देता है। उस लोशन को लगाते ही उसे एलर्जी होने लगेगी। फ्रेडी उसकी एंटी एलर्जी की दवाओं को भी गायब कर देता है। रात को नशीली दवाओं की वजह से वो लोग बेहोश हो जाते हैं। तब फ्रेडी दोबारा से उनके घर के अंदर जाता है। वो कायनास की मोबाइल से खुद को मैसेज करता है कि मुझे तुम्हारी कार चाहिए। उसके साथ ही वो मोबाइल से अपने खिलाफ सारे वीडियोस को भी डिलीट कर देता है। बाहर निकलकर फ्रेडी उसके कार की ब्रेक को भी फेल कर देता है। अगली सुबह जैसे ही कायनास उठती है उसे एलर्जी हो जाती है। वो दोनों फौरन कार से डॉक्टर के पास जाने लगते हैं। कार की ब्रेक फेल होने की वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन फिर भी वो दोनों बच जाते हैं। अगले दिन उन्हें रेस्टोरेंट से फोन आता है कि किसी ने इंटरनेट पर उनकी खराब सर्विस की रेटिंग की है, जिसकी वजह से कोई भी कस्टमर रेस्टोरेंट में नहीं आ रहा है। वो लोग भागकर रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं जहां पर उन्हें पता चलता है कि किसी के खाने में छिपकली निकली थी और उसने वही फोटो क्लिक करके इंटरनेट पर पोस्ट कर दी है। जब कायनास उस पोस्ट को देखती है तो उसे अपनी एक गंदी फोटो भी दिखती है। ये फोटो उसके बॉयफ्रेंड के साथ थी। ये देखकर कायनास अपने बॉयफ्रेंड पर गुस्सा करने लगती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि अगर वो ऐसा करता तो वो उसके साथ थोड़ी होता। तब उन्हें फ्रेडी का ख्याल आता है। तब कायनास फ्रेडी का फोटो अपने मैनेजर को दिखाती है और उससे पूछती है कि क्या ये वही कस्टमर था। जवाब में मैनेजर उन्हें हाँ कहता है। तब वो दोनों गुस्से में फ्रेडी के घर जाते हैं। इधर फ्रेडी ने पहले ही पड़ोसी बनकर पुलिस को फोन कर दिया था। ये लोग घर में घुसते ही फ्रेडी को मारने लगते हैं। तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है। वो लोग पुलिस को बताते हैं कि फ्रेडी उनका पीछा किया करता है और उसी ने कायनास के हस्बैंड को भी मारा है। पुलिस जब उनसे सबूत मांगती है तो उनके मोबाइल में कोई भी वीडियो नहीं होती। पुलिस उनसे कहती है कि ये एक फेमस डॉक्टर है और ये ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकते। पुलिस फ्रेडी से पूछती है कि क्या वो उनके खिलाफ कंप्लेन करेगा, जिस पर फ्रेडी मना कर देता है। पुलिस उन दोनों को वार्निंग देकर छोड़ देती है। अब ये दोनों घर आते हैं और फ्रेडी के खिलाफ प्लानिंग करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं फ्रेडी अपनी आंटी के साथ टहल रहा होता है और वो उनसे अपनी माँ के बारे में पूछता है कि क्या ये सच था कि उसकी माँ का किसी के साथ अफेयर चल रहा था। तब उसकी आंटी बताती है कि हाँ, ये बात सही है, उसकी माँ का किसी के साथ अफेयर था। वो फ्रेडी को लेकर अपने हस्बैंड से दूर जाना चाहती थी और जब इस बात का पता तुम्हारे पिता को चला तो उन्होंने उसे शूट कर दिया। अब जब फ्रेडी अपने घर आता है तो देखता है उसके घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है और उसके सामने एक बुलेट भी रखा हुआ है। ये देखकर फ्रेडी समझ जाता है कि ये किसने किया है, इसलिए वो कायनास को कॉल करता है और कहता है कि उसे उनका मैसेज मिल चुका है। उन्होंने उसके घर बुलेट छोड़ी, इसलिए उसने भी उनके घर सांप छोड़ दिया है, इसलिए बच के रहना। ये सुनकर तो कायनास डर जाती है, इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड से किसी होटल में रुकने को कहती है। फ्रेडी ने तो कोई भी सांप नहीं छोड़ा था, लेकिन उसकी हरकतों की वजह से वो लोग डर जाते हैं। कायनास को याद आता है कि फ्रेडी ने तो सिर्फ बुलेट का जिक्र किया है, अपने कछुए के बारे में कुछ नहीं बताया, जिसका उन्होंने आज ही सूप बनाकर पी लिया है।
इसलिए वो फ्रेडी को कॉल करके बताती है कि उसने आज एक टर्टल का सूप पिया है जो कि बहुत मजे का था। ये सुनते ही फ्रेडी पूरी तरह से टूट जाता है। एक वही तो उसका इकलौता फ्रेंड था जो कि अब उसके पास नहीं था। उसके बाद फ्रेडी एक और प्लान बनाता है। वो अपना फार्म हाउस एक हफ्ते के लिए अपने सर्वेंट से खाली करने को कहता है। फ्रेडी कहता है कि वो कुछ दिन अकेला रहना चाहता है। अगले दिन वो कायनास के घर के बाहर भिखारी को पैसे देके पुलिस के पास भेजता है। भिखारी पुलिस से कहता है कि उसने खून को होते हुए देखा है। वो कार डॉक्टर की थी। तब पुलिस फ्रेडी से पूछती है, जिस पर फ्रेडी उन्हें वो मैसेज दिखाता है जिसमें कायनास ने उससे उसकी कार की चाबी मांगी थी। फ्रेडी पुलिस को बताता है कि कार को कायनास का बॉयफ्रेंड चला रहा था। उसे अपनी गाड़ी टूटी हुई हालत में मिली, लेकिन वो लोग उसे डराते और धमकाते थे कि वो पुलिस के पास ना जाए। वो लोग उसे अक्सर परेशान करते थे। ये सुनकर पुलिस को यकीन हो जाता है कि फ्रेडी सच कह रहा है। इधर फ्रेडी कायनास को फोन करके बताता है कि उसने पुलिस को सभी सबूत दे दिए हैं और बहुत ही जल्द पुलिस तुम्हारे पास पहुंचने वाली है। अगर तुम लोग बचना चाहते हो तो सॉरी कह दो। वो सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेगा। कायनास कहती है कि उन्हें कहाँ आना होगा। फ्रेडी कहता है कि वो इस वक्त अपने फार्म हाउस पर है जहाँ वो अकेला है। साथ ही वो कायनास को अपने साथ एक बड़ा खाली सूटकेस भी लाने को कहता है क्योंकि उसे अपनी मम्मी का कुछ सामान घर ले जाना है और वो अपने साथ सूटकेस लाना भूल गया है। कायनास और उसका बॉयफ्रेंड उसे वहीं पर मारने की प्लानिंग करते हुए घर से निकल पड़ते हैं। वो लोग फार्म हाउस पहुँचते हैं जहाँ फ्रेडी उन्हीं का इंतजार कर रहा था। वो उनके लिए ड्रिंक बनाता है। साथ ही वो अपनी गन निकालकर टेबल पर भी रख देता है। कायनास उस गन को उठा लेती है और फ्रेडी पर फायर कर देती है, लेकिन उसमें गोलियां ही नहीं होती। फ्रेडी उन दोनों को बेहोश कर देता है और जब उन्हें होश आता है तो वो दोनों एक चेयर से बंधे हुए होते हैं। फ्रेडी उनसे कहता है कि उनका अब आखिरी वक्त आ चुका है। ये सुनकर कायनास डर जाती है। फ्रेडी कहता है, तुमने हार्डी को जिंदा काटा था या मारने के बाद काटा था? मैं तुम्हें ठीक उसी तरह मारूंगा। फ्रेडी उन दोनों के सारे दांत बिना बेहोश किए ही निकाल देता है। इस तरह फ्रेडी उन्हें जिंदा ही जमीन में गाड़ देता है। इधर पुलिस कायनास के घर जाती है और उन्हें सीसीटीवी में दोनों सूटकेस लेकर जाते हुए दिखाई देते हैं। ये देखकर पुलिस समझ जाती है कि ये दोनों भाग चुके हैं। ये तो सिर्फ फ्रेडी ही जानता था कि उनके साथ क्या हुआ है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। मूवी की शुरुआत होते ही हम एक झूमर को देखते हैं जिसके अंदर एक दीमक है। फिर हम देखते हैं एक कपल को जिनका नाम है अनिकेत और अवनी, जो एक दूसरे के सामने खड़े होकर सुसाइड करने वाले हैं। 3 की गिनती पर दोनों भी ट्रिगर दबा देते हैं, लेकिन अनिकेत का शॉट फायर हो जाता है और अवनी का ब्लैंक होता है। लेकिन ये बस अनिकेत का एक इमेजिनेशन होता है। फिर हम मिलते हैं देविका से, जो कि प्रोफेशन से एक डेंटिस्ट है, और अनिकेत उसी की क्लिनिक में बैठकर ये प्लान कर रहा होता है कि कैसे वो अपनी वाइफ को सुसाइड करने के लिए मजबूर करवा दे। अनिकेत अवनी से छुटकारा पाना चाहता है। वो अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं है और उनका कोई बच्चा नहीं है। अवनी की दिमागी हालत भी ठीक नहीं है। वो अनिकेत को तलाक नहीं दे रही है, इसलिए अनिकेत उसे रास्ते से हटाना चाहता है। वो अवनी को झूठ बोलकर ये कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो पूरी तरह से बैंकरप्ट हो चुका है। अब उसका घर भी जब्त होने वाला है। अब हमारे पास जीने की कोई वजह नहीं है, इसलिए हम दोनों को सुसाइड कर लेना चाहिए। और अवनी भी उसकी इस बात के लिए तैयार हो जाती है। अब वो देविका के साथ पूरे प्लान की रिहर्सल करता है कि कैसे वो सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाकर अपने गन की खोने की कंप्लेंट करवाएगा, फिर वहाँ से ऑफिस जाकर कुछ देर काम करेगा, फिर देविका के क्लिनिक से अपॉइंटमेंट का कॉल आने पर वो क्लिनिक आ जाएगा। क्लिनिक के नीचे वो जेरोक्स वाले से एक बुक प्रिंट करवाएगा ताकि वो स्टोर के सीसीटीवी में आ जाए। फिर क्लिनिक के अंदर डिलीवरी बॉय का कॉस्ट्यूम पहनकर पीछे के दरवाजे से निकलकर वो अपने घर आ जाएगा ताकि वो ये दिखा सके कि वो अवनी की मौत के वक्त क्लिनिक में ही मौजूद था। और वो अवनी से ये कहेगा कि लेनदारों के डर की वजह से उसे डिलीवरी बॉय का भेस बदल कर आना पड़ा। फिर वो दोनों भी अपना अपना सुसाइड नोट लिखेंगे और वो अवनी को असली गन देगा, जबकि खुद फेक गन लेकर 3 की गिनती पर ट्रिगर दबा देगा। फिर वापस पीछे के दरवाजे से निकलकर क्लिनिक आ जाएगा। जब दोपहर को काम करने वाली बाई आएगी, जिसके पास भी घर की चाबी है, वो अवनी की बॉडी को देख लेगी और पुलिस उसे सुसाइड डिक्लेयर करके केस को क्लोज कर देगी। और ये लोग ये सेलिब्रेट करते हैं कि कैसे ये एक परफेक्ट मर्डर होगा, जिसे सुसाइड दिखाकर वो लोग बच जाएंगे। अब वो अपने घर आ जाता है और अवनी को ढूंढने लगता है। अवनी एक बेड के नीचे एक दीमक से बात कर रही होती है। वो अपने खाली वक्त में दीमक पर रिसर्च कर रही होती है और कहती है कि दीमक अब इविल हो गए हैं। अब वो लकड़ी के साथ साथ प्लास्टिक भी खाते हैं। ये कहकर वो दीमक को एक छोटी सी डिब्बी में बंद कर देती है। फिर अनिकेत उससे पूछता है कि साइकेट्रिस्ट के साथ उसका ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है, जिस पर अवनी कहती है कि ट्रीटमेंट तो ठीक से चल रहा है। फिर अनिकेत उसे याद दिलाता है कि कल हम दोनों को सुसाइड करना है, जिस पर अवनी उसी वक्त सुसाइड करने की जिद कर लेती है, लेकिन अनिकेत उसे किसी तरह मना लेता है। फिर दूसरे दिन प्लान के मुताबिक वो पहले पुलिस स्टेशन जाकर अपने गन की मिसिंग कंप्लेंट करवाता है
वहाँ से ऑफिस जाके कुछ देर काम करता है, फिर क्लिनिक आकर डिलीवरी बॉय का कॉस्ट्यूम पहनकर वो अपने घर आ जाता है। और जब वो घर आता है, अवनी फ्लोर पर लेटी होती है। अनिकेत को लगता है कि वो दवाई के असर में सोई हुई है और वो अवनी के हाथ में गन रखकर उसकी उंगली से ट्रिगर दबा देता है और अवनी का पहले से लिखा सुसाइड नोट उसके पास रख देता है। तभी अवनी के फोन पर उसके डॉक्टर का फोन आता है, जिसका नाम है अंशुमन। अनिकेत उसको इग्नोर करते हुए अपने प्लान के मुताबिक क्लिनिक आ जाता है। फिर वो अपनी मेड के कॉल का इंतजार करता है, लेकिन बहुत देर तक कॉल के ना आने पर वो बेचैन हो जाता है और ड्राइवर के साथ घर आ जाता है। वो ड्राइवर को बहाने से घर के अंदर भेजता है ताकि वो बॉडी को देख ले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब अनिकेत घर के अंदर आता है तो वो जगह जहाँ उसने गोली मारी थी वो बिल्कुल खाली होती है। उसे समझ में नहीं आता कि यहाँ क्या हो रहा है। वो ड्राइवर को घर भेजकर देविका को फौरन वहाँ बुला लेता है। दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। तभी अनिकेत को डस्टबिन में प्रेगनेंसी किट मिलती है जो पॉजिटिव होती है और उसी वक्त उसके फोन पर उसकी बीवी का कॉल आता है। ये देखकर तो वो डर जाता है। वो डरते डरते कॉल को उठाता है और फोन की दूसरी तरफ एक आदमी की आवाज आती है जो कहता है, मैं एक एड्रेस भेज रहा हूँ, तुम जल्द से जल्द वहाँ पर आ जाओ। अनिकेत पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर वो आदमी कहता है कि तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। बिना देर किए इस एड्रेस पर आ जाओ। जब वो दोनों उस एड्रेस पर पहुँचते हैं तो उनको पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि अवनी का डॉक्टर है। डॉक्टर उन्हें अवनी की बॉडी दिखाता है और कहता है कि कैसे ट्रीटमेंट के दौरान वो और अवनी एक दूसरे के करीब आ गए और अवनी प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन वो ये बच्चा नहीं चाहता था, इसलिए उसने अवनी को दवाई का ओवरडोज देकर मार दिया। वो आगे बताता है कि जब वो बाथरूम में था तभी अनिकेत वहाँ आकर मरी हुई अवनी को गोली मार देता है और अब ये एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन गई है क्योंकि अवनी प्रेग्नेंट थी। अगर पोस्टमार्टम में उसके बच्चे का डीएनए डॉक्टर से मैच हुआ तो सीधा शक उसी पर आएगा, इसलिए वो अवनी की बॉडी को घर पर ले आता है। दरअसल डॉक्टर ये दिखाना चाहता था कि अवनी मेंटली अनस्टेबल है, उसने दवाई का ओवरडोज लेकर खुद को ही मार दिया है और ये एक सुसाइड है, मगर सर पर गोली लगने की वजह से पूरे हालात खराब हो गए हैं जिससे वो फंस सकता है। अब उन तीनों में बहुत देर तक बहस चलती है। फिर वो लोग मिलकर फैसला करते हैं कि अवनी की बॉडी को शहर से दूर ले जाकर गाड़ देंगे। वो अवनी की बॉडी को गाड़ी में बैठाकर शहर से बाहर ले जाते हैं, लेकिन उनको कोई सुनसान जगह नहीं मिलती। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक पुलिस वाला और एक औरत मिलती है जिसकी कार का एक्सीडेंट हो गया है। पुलिस वाला उन लोगों को उस औरत को हॉस्पिटल तक छोड़ने को कहता है और कहता है कि मैं आप लोगों के आगे आगे चलता हूँ। गाड़ी में बैठने के बाद उस औरत को शक हो जाता है कि अवनी शायद जिंदा नहीं है क्योंकि वो कोई भी हरकत नहीं कर रही है। तभी सड़क के बीच एक बाइक वाला आ जाता है और देविका जोर से ब्रेक मारती है और तभी अवनी की बॉडी आगे जोर से टकराती है। जब वो औरत देखती है कि इतनी जोर से टकराने के बाद भी अवनी ने कोई हरकत नहीं की तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और वो पुलिस वाले को जो कार के आगे बाइक से जा रहा होता है कॉल कर देती है। तभी अनिकेत मेटल की वाटर बॉटल से उस औरत के सर पर मार देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। तब तक वो पुलिस वाला भी वहाँ पहुँच जाता है और उस औरत को मरा हुआ देखकर उन तीनों को गाड़ी से बाहर आने को कहता है। तभी देविका पैनिक होकर उस पुलिस वाले पर ही गोली चला देती है। अब वो लोग 3 डेड बॉडी लेकर घूम रहे होते हैं क्योंकि सुबह होने वाली होती है। वो लोग फैसला करते हैं कि तीनों डेड बॉडी को हम वापस अनिकेत के घर ले जाते हैं और बाद में उनका क्या करना है सोचेंगे। वो बॉडी को सोफे पर रख देते हैं और खुद सोफे के सामने बैठ जाते हैं। तभी वो झूमर जो हमने मूवी के शुरू में देखा था उन तीनों पर आकर गिर जाता है और वहीं पर उन तीनों की मौत हो जाती है। फिर हम वहाँ कुछ पुलिस वालों को बात करते हुए देखते हैं कि झूमर तो नायलॉन की मजबूत रस्सी से बंधा हुआ था, फिर कैसे गिर गया। उसके बाद हम देखते हैं क्लोजअप शॉट जिसमें बहुत सारी दीमक लगी होती है जो कि प्लास्टिक की रस्सी को खा रही होती है, जिसे कि अवनी ने बताया था कि अब दीमक भी इविल हो गई हैं। वो लकड़ियों के साथ साथ प्लास्टिक भी खा रही हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।